भाइयों बातें बंद करो। अरे बस कर यार। सीट बदल ले अपनी, आगे आ जा। मालिक, सर जी, रख दो इसको। क्या देख रहे थे? ठीक। ये जिसकी सीटी हल्की बज रही है ना, इसको ठीक करके सही से बजवाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए। सीट चेंज करो, आगे आओ। जल्दी आ जा, मूड थोड़ा सही नहीं है। आ जा, जल्दी आ जा। अरे बैठो देवियों। क्या बैठा पहले से? मत उठाइए उसको, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। हाँ जी। मैंने लास्ट क्लास में एक चैप्टर शुरू किया था, सेट ऑन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस। अब ये मत पूछना कि वो कहाँ गया, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। और उस चैप्टर को मैं इसके बाद कराऊंगा। आपके पास टेस्ट का सिलेबस आया होगा, मेरे पास भी आया है। और सिलेबस आया, फिर कोई बच्चे ने वो मैसेज भी भेजा ज्योति मैम को। ये तो आपने भेजा था कि वो तो IFOS हुआ ही नहीं है अभी तो। वो तो एक छोटा चैप्टर है, चार्ज कर लेंगे उसको, संडे तक हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन इज अ चैलेंजिंग थिंग एक्चुअली। मेरे को कोई कह रहा था कि छोटा चैप्टर है, उधर टेस्ट डिपार्टमेंट से किसी ने मेरे को बोला कि छोटा चैप्टर है। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे से ही कुछ गलती हुई हो देखने में। इसमें तो कई सारे सेक्शंस हैं, तो मेरे को तो 4 क्लास लगती हैं उसमें। तो मैं 4 ही लगाऊंगा, मैं उसको कट शॉर्ट नहीं कर सकता। पहले मैं चार्ज पढ़ाऊंगा, आज तो चार्ज पढ़ेंगे हम लोग। तो चार्ज मेरे को लगता है 2 लेक्चर में हो जाता है। तो आज और कल में चार्ज हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आज और कल का मतलब तो MWF होता है ना हमारा। लगातार क्लास हो तो फिर भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, बट लगातार क्लास नहीं होती ना। देखते हैं फिर कल कुछ अरेंजमेंट करते हैं क्लासेस का। आफ्टर 5:30 1 घंटा अगर मिल गया तो कल देखते हैं। हाँ, नहीं समझा मैं क्या। सचिन सर है नहीं कल? अच्छा, वो है नहीं क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया। आप लोगों को बताया सर ने? आपसे पूछ लो, पूछ के गए हैं? बहुत बढ़िया है। सही है, मतलब बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो काफी भार है आपके कंधों पे है। ठीक है जी। आ जाइए दोस्तों। बच्चों, लाइव में शो हो रहा है क्या? एक बार देखना सेशन आपका हो रहा है क्या? बेटा बातचीत नहीं हो रहा है? देख लो, एक बार देख लो, क्योंकि वहां मेरे को उधर एक ही आदमी दिख रहा है। नहीं हो रहा? आ गया?
हाँ, अब बढ़ गया नंबर बढ़ गया। क्या हो गया? इनकम टैक्स दिख नहीं रहा है क्या? जीएसटी के नाम से दिख रहा है? तो पहला सेशन इनकम टैक्स होगा ना। तो एक बार उनको बोल दो बाहर वालों को, उन्होंने एडिटिंग गलत कर रखी है इसका मतलब लेक्चर में। बढ़िया भाई बढ़िया, राम राम, गुड आफ्टरनून। चलो सब देखो इधर, और थोड़ा ध्यान देना एक बार ना। हमारे 5 हेड्स हैं टोटल। पहला हेड हम क्या रखते हैं? दूसरा हेड हम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर पे पीजीवीपी रखते हैं हम लोग। तो इस सीरीज में टेक्निकली नंबर 4 किसका होना चाहिए था? कैपिटल गेन का होना चाहिए था। और एट लास्ट क्या आएगा? आईएफओएस, जिसको हम रेजिडरी हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडरी हेड। लेकिन हमारा टेस्ट संडे को होना है और उसके सिलेबस में ये चैप्टर आना है, ठीक है? तो पढ़ते हैं एक बार इसको। जो बातें इसमें कैपिटल गेन से रिलेटेड होंगी वहां पे मैं रेफरेंस कैपिटल गेन का डलवा दूंगा, ठीक है? जैसे कि कम से कम 3 से 4 जगह पे कैपिटल गेन का जिक्र आएगा अदर सोर्सेज में, तो फिर मैं वो बातें कैपिटल गेन में जाके डिस्कस कर लूंगा आपसे। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक ही क्लास का टॉपिक है, मतलब 3 घंटे में खत्म हो जाता है, बट क्योंकि हमारे 1.5 घंटे के सेशन हो रहे हैं तो 2 लेक्चर्स में खत्म होगा, ठीक है? चलिए देखिए एक बार थोड़ा। हमारा फर्स्ट हेड कौन सा था? तो हमने हमारा फर्स्ट हेड रखा था इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड हेड रखा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड रखा था प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ वन वॉज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज। ऐसे ये इस तरीके से हो रहा है। अब बात क्या है जरा समझना। मैंने कहा कि भाई 5 हेड्स की बात हम लोग करते हैं, यानी कि जब हम इनकम कंप्यूट करते हैं तो वो इनकम या तो सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं सेक्शन 15 में, या हम कंप्यूट करते हैं सेक्शन 22 में, या हम उसकी कंप्यूटेशन लेते हैं 28 में, या फिर कंप्यूटेशन आता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में, और एट लास्ट अगर कुछ बचता है तो वो चला जाता है 56(1) एंड सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में, ऐसे चला जाता है। अब ये 2 सेक्शंस क्यों हैं, इसके पीछे भी रीजन है। देखो, कोई भी इनकम हम लोग शुरुआत से एक चीज पढ़ रहे हैं। जब भी हम इनकम टैक्स की बात कर रहे थे तो शुरुआत से एक चीज हम लोग पढ़ रहे थे कि यार आपके पास अगर कोई भी रिसीट आता है, क्या आता है, तो पहले आपको वो रिसीट को 2 में से किसी एक कैटेगरी में डालना है। तो या तो वो आपका रेवेन्यू रिसीट होगा, और या फिर वो आपका कौन सा रिसीट होगा? कैपिटल रिसीट होगा। अगर वो कैपिटल रिसीट है और सेक्शन
45(1) के अलावा कोई कैपिटल रिसीट है, मान लो सेक्शन 45(1) में मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बता देता हूं, कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन बता देता हूं कि वो कैपिटल रिसीट आपको ऐसे आया है कि तुम्हारे पास कोई कैपिटल एसेट था और तुमने उस कैपिटल एसेट को सेल कर दिया, और इस ट्रांजैक्शन से आपको वो कोई कैपिटल रिसीट आया है, तो ये कैपिटल रिसीट को हम टैक्स करते हैं इनकम टैक्स के अंदर। इसके अलावा कोई भी कैपिटल रिसीट होता है ना, तो अपन उसको क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाय डिफॉल्ट हम उसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इस तरफ मैंने आपको यह बोला था कि अगर आपको कोई रेवेन्यू रिसीट आता है और वो स्पेसिफिकली सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट नहीं है, आप चेक कर लेना कि कहीं सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट तो नहीं हो रहा है, और अगर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप उसको उठा के क्या कर देना, टैक्सेबल कर देना बाय डिफॉल्ट। अब लेट सपोज आपके पास एक रिसीट आया, वो रिसीट ओरिजिनली क्वालिफाई हो गया रेवेन्यू रिसीट में, और सेक्शन 10 में वो नहीं गया, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इधर का क्रक्स क्या निकलता है, मान लो वो रिसीट कैपिटल रिसीट बनती है और 45(1) में नहीं जाती तो टैक्स हो जाती, बट यहां नहीं जाती तो क्या हो जाएगी, टैक्स नहीं लगा सकते आप उसके ऊपर। अभी हम बात कर रहे हैं यहां से कि भाई एक रिसीट है जिसका नेचर रेवेन्यू है, और वो रेवेन्यू रिसीट सेक्शन 10 में कहीं पे एग्जेम्प्ट नहीं है। क्या नहीं है? एग्जेम्प्ट नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है कि उस पे टैक्स लगेगा, ये तो क्लियर है। अब टैक्स लगाने के लिए आपको उसे किसी ना किसी एक पर्टिकुलर हेड में भेजना पड़ेगा, तो जब आप उसको हेड में डालते हो तो सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है किसका, सैलरी हेड का, जो कहता है साहब पेयर पे के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। तो फिर वो कहां जा सकता है, सेक्शन 15 से सैलरी में जा सकता है। फिर उसके बाद आता है आपका सेक्शन 22 जो कहता है कि आपकी एक बिल्डिंग होनी चाहिए, आप बिल्डिंग के ओनर होने चाहिए, और उस बिल्डिंग का जो एनुअल वैल्यू है वो हम यहां पे टैक्स करेंगे। तो साहब रेंटल इनकम यहां पे चली गई। आप किसी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप इन्वॉल्व हैं किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन में, तो हम 28 में ले लेंगे। अभी हमने लेटेस्ट कैलकुलेशंस करे इसके। आपको कोई कैपिटल एसेट को बेचने से कोई इनकम लगा, तो वो कहां चला जाएगा, कैपिटल गेन में चला जाएगा। अब ये चार चीजें तो क्लियर हो गई, मतलब मैं इन चार हेड्स को एक कैटेगरी में डाल देता हूं, भाई ये तो क्लियर है। लेकिन मान लो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट तो नहीं है, लेकिन इन चार में से किसी भी एक हेड में फॉल नहीं कर रही है। आपने चेक किया 15 नहीं लगा, आपने चेक किया 7 में, आपने चेक किया 22 नहीं लगा, आपने 7 में चेक किया 28 नहीं लगा, आपने फिर से चेक किया 45 नहीं लगा। लेकिन यहां से मैटर क्लियर है कि वो क्या लगना है, उस पर टैक्स लगना है। तो फिर 56(1) कहता है कि आप उसे कहां ले आइए, इस पर्टिकुलर हेड में ले आइए। ये एक रेजिडरी हेड है, यानी कि जो पीछे के चार हेड में इनकम नहीं फॉल कर रही है वो इस पर्टिकुलर हेड में फॉल करेगी। तो देखो 56(1) जनरल बात करता है, किसकी बात करता है, जनरल। वो कहता है कोई एक इनकम है जो पीछे के चार में से किसी भी एक हेड में टैक्स नहीं हो पाई है, और सेक्शन 10 से सेक्शन 13A तक एग्जेम्प्ट भी नहीं है। 10 to 13A उस इनकम में कोई एग्जम्पशन वाली कहानी भी नहीं जुड़ी। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप उसको 56(1) में लाके AIFOS की इनकम बना के टैक्स कर सकते हो। ठीक है, अच्छा 56(2) क्या कहता है, 56(2) अपने साथ एक लिस्ट कैरी करता है, जस्ट लाइक सेक्शन 28। याद करो, तो इधर सेक्शन 28 अपने साथ एक लिस्ट कैरी करता था ना, कहता था फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड PGBP। इसी तरीके से यहां एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इनकम, जिनको हम स्पेशली कहां टैक्स करेंगे। तो 56(2) स्पेशल सेक्शन है,
जो स्पेसिफिक इनकम को आईएफओएस में टैक्स करवाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गिफ्ट इनकम। किसकी बात हो रही है? गिफ्ट इनकम की। इस चैप्टर का मेन पार्ट है गिफ्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक और पार्ट है इस चैप्टर का, डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसी इनकम है जो 56(2) में फॉल करती हैं, और हम इनको स्पेशली यहां पे क्या करते हैं, टैक्स करते हैं, ठीक है। आ जाओ बोर्ड पे, देखो क्या लिखा है। 56 सबसेक्शन 1, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या हुआ? बेसिस ऑफ चार्ज। कोई भी इनकम अदर सोर्सेज में फॉल करेगी तो विदाउट 56 फॉल नहीं कर सकती। तो क्या कहता है? फॉरेन इनकम टू बी टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। सो दो कंडीशंस दिए हुए हैं, और दोनों कंडीशन क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई होने चाहिए। पहली देखो, फर्स्ट कंडीशन पढ़ चुके हो आप, इनकम शुड नीदर बी अ सैलरी इनकम नॉर अ रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्पेशली मेंशन किया गया हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या लिखा है? नॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ना ही वो किससे जुड़ी हो, ना ही वो किससे जुड़ी हो, कैपिटल गेन से जुड़ी हो। एंड साथ में क्या लिखा है? इनकम शुड नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 to 13। तो कुल मिला के बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि मैं ये दो पॉइंट्स को एक साथ मर्ज कर सकता हूं। यहां पे भाई दो पॉइंट्स को हमने एक साथ मर्ज कर दिया। देखो ये जो डायग्राम मैंने यहां बनाया था स्क्रीन पे आपकी, ये जो मैंने एनालिसिस आपको स्क्रीन पे करवाया है, इसमें मैंने आपको यही तो बोला है कि भाई आपकी पहली बात तो वो इनकम क्वालिफाई होनी चाहिए। देखो वो इनकम क्वालिफाई हो रही है, एग्जेम्प्ट भी नहीं है, तो टैक्सेबल होगी। तो टैक्सेबल करने के लिए आपको हेड चाहिए होगा। हेड आपने ढूंढा तो 15 में जा नहीं रही है, 22 में जा नहीं सकती, 28 में नहीं जा सकती, 45(1) नहीं लग सकता, तो क्या लगेगा? सेक्शन 56 ही लगेगा। रेजिडरी हेड ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट लगाओ उसके ऊपर। तो आप ऐसे थोड़ी है कि उसके लिए कोई हेड नहीं है तो आप उसको क्या छोड़ दोगे क्या ऐसे? तो उसको टैक्स करा जाएगा आईएफओएस के अंदर। डन? क्लियर भाई बात? आ जाओ जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं एक, देखते हैं कौन सही जवाब देगा। एक पर्सन है मिस्टर ए, इन्वेस्टर हैं, और साथ ही साथ, छोड़ो इन्वेस्टर, डीलर हैं। डीलर किसके? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के, ठीक है। तो इनके पास 500 शेयर्स हैं। एट द रेट ₹100 ईच ऑफ ए लिमिटेड। कंपनी के शेयर्स हैं इनके पास। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया ₹2, कम पड़ जाएगा थोड़ा, ₹50 पर शेयर, ₹50। तो इसका डिविडेंड इनकम कितना आया? 50 इंटू 500 शेयर्स, टोटल कितना हुआ? 25,000 हो गया। अब ये जो इनकम हुई ये किसकी हुई? किसकी हुई? एक पेमेंट किसने करी? ए लिमिटेड ये इनकम को किसे देगी? मिस्टर ए को देगी। ए लिमिटेड मिस्टर ए को ये इनकम पे करेगी 25,000 रुपीज की। और ये बंदा डीलर है,
मतलब इसके पास जो ये शेयर्स है ना, 500 शेयर्स, ये इसका स्टॉक इन ट्रेड है। कुलदीप भाई क्या हाल है? ऑल वेल? ठीक है। कहां गया था निखिल के साथ? है पीजी? तो अकेले? तो पैसे किसने दिए? पूछा तूने? पूछा तूने? है? बैठा था मैं स्टाफ रूम में, मजे ले रहा है। परेशान नहीं था, सिलेबस आया था, सिलेबस आया था मेरे पास। हाँ। तो ये है क्या? स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड, अब मेरा सवाल ये है कि ये जो 25,000 का इनकम जनरेट हो रहा है ना, ये 25,000 का इनकम स्टॉक एंड ट्रेड से जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बता दो बस। हो रहा है? तो कोई भी इनकम अगर स्टॉक एंड ट्रेड से जनरेट हुआ है तो वो आपका पर्सनल इनकम है या आपका बिजनेस इनकम है? भूमिका बताएगी। बताओ भूमिका, क्या मान लूं? एक मिनट, एक मिनट, होल्ड होल्ड होल्ड। मैंने आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, तो मैंने आपसे कोई लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं पूछा। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना क्या है बस। बिजनेस इनकम है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यही है भाई। स्टॉक एंड ट्रेड से कुछ भी आया होगा, स्टॉक एंड ट्रेड के साथ कुछ भी लगा होता है, उससे कुछ आता है तो वो अपन कहां ले लेते हैं? मेनली जहां स्टॉक एंड ट्रेड की आने वाली इनकम होती है। भाई कल होके अगर ये 100 रुपए का एक है मान लो आज, कल होके मैं इसको 200 रुपए का बेच देता हूं, ये शेयर को मैं 200 रुपए का बेच देता हूं एज अ डीलर, नॉट एज अ इन्वेस्टर, एज अ डीलर। तो मैं इसको एज अ डीलर बेचूंगा तो वो जो प्रॉफिट आएगा मेरे को, वो कैपिटल गेन में जाएगा कि बीजीबीपी में जाएगा? सो प्रैक्टिकली वो जाएगा कहां पे? बीजीबीपी के अंदर जाएगा। तो स्टॉक एंड ट्रेड को बेच के मुझे जो भी मिलता है, सुनना ध्यान से, स्टॉक एंड ट्रेड को बेच के मुझे जो कुछ भी मिलता है वो पीजीबीपी में जाता है। तो वो मेरे स्टॉक एंड ट्रेड पे 25,000 का डिविडेंड आया, तो इसको मैं पीजीबीपी लेके जाऊं? हाँ भाई भूमिका, इसको मैं पीजीबीपी लेके जाऊं कि आईएफओएस लेके जाऊं? पीजीबीपी ले जाऊं, सीधी सीधी बात है। तो अपन इसको पीजीबीपी ही लेके जा रहे थे। तो जब हमने इसको यहां से उठाया, 25,000 को यहां से उठाया और पीजीबीपी लेके जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक घटना घट गई। रास्ते में यहां हमें 56.2 मिल गया, ऐसे जा रहे थे ना हम, तो इधर 56.2 मिल गया। कहता यार कहां जा रहे हो भाई? 56.2 कहता है कहां जा रहे हो? तो यार हम तो कहां जा रहे हैं बताओ साहब, हम तो पीजीबीपी में जा रहे थे। क्या है? डिविडेंड इनकम है। कितने का? 25,000 का। पीजीबीपी में नहीं जाएगी वो। क्यों यार? वो तो स्पेशली 56.2 में जाएगी ना। तो 56.2 स्पेशली देखो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी इनकम है ना, कहां से आया है? कहां से आया है? देखो यहां लिखा है, मैंने बनाया है, बहुत बढ़िया से बनाया है। इधर किधर गया रे? ओ दिख जा यार भाई, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ओ मिल गया। क्या लिखा है देखना, देखो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो देखो। इन जेनरिक सेंस डिविडेंड वुड मीन एनी सम पेड बाय अ कंपनी। कंपनी का नाम बताना हमारे एग्जाम्पल में। ए लिमिटेड। टू इट्स, नाम बताओ इसका। मिस्टर ए।
विच इज प्रोपोर्शनेट टू हिज, कितना था रे शेयर होल्डिंग, सिट्टी पिट्टी काहे गुल हो रही है, बोलो ना, इन द सेड कंपनी, ठीक है। हाउएवर 222 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 has given special inclusive definition of dividend। और ये डिविडेंड जो है ना, इसके 5 टाइप्स हैं। कितने, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां से देख लो, 1 2 3 4 5, पहले 5 थे। फाइनेंस एक्ट 2024 आया, एक और आ गया नया, चलो तुक्का मारो, नया आया होगा तो उसका नाम क्या रखा होगा, मारो तुक्का मारो, यस वेरी गुड, 222F, एक नया आ गया। फाइनेंस एक्ट 24 आया तो 24 आते उसमें एक नया और आ गया, ठीक है। अब वो जो 24 है वो भी, वो जो लास्ट वाला है ना 24 का अमेंडमेंट, वो भी कोर्स में है आपके। तो आपको टोटल कितने पढ़ने हैं, 5 तरह के डिविडेंड पढ़ने हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो डिविडेंड है, इनका जो टैक्स ट्रीटमेंट है, क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट, वो एक्चुअली में होगा कहां पे, वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। मतलब आप ऐसे समझ लो कि हम इसको टैक्स करेंगे कहां पे, इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2, स्पेशली हम इसको यहां टैक्स करते हैं। तो डिविडेंड इनकम आईएफओएस में टैक्स होती है, ठीक है। समझ लिया क्या बात को। डिविडेंड इनकम को टैक्स करने के लिए हमें कौन सा हेड चाहिए होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर अगर मैं यहां पे एक इन्वेस्टर होता तो, मान लो सेम सिचुएशन होता और ये डीलर नहीं होता, ये कौन होता, ये एक इन्वेस्टर होता, तो देखो 500 शेयर को बेचने से जो भी इनकम आता वो तो कैपिटल गेन में चला जाता, लेकिन 25,000 रुपए की डिविडेंड की इनकम स्टिल कहां पे टैक्स होती, 56 सबसेक्शन 2 में ही टैक्स होती, कोई और ऑप्शन नहीं था। ये बात क्लियर हो गई यहां तक आपको, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे के दिमाग में अटक रही है तो बताओ। 56 क्लियर हो गया। 56 दो बातें बोलता है, कोई इनकम है पीछे किसी हेड में टैक्स नहीं हुई है, यहां पे ले आओ उसको, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगी, कंडीशन है वो इनकम टैक्स होनी चाहिए। सो पता चले वो एग्जेम्प्ट इनकम है तो यहां लाके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वापस यहां से उसको हमें बाहर ही भेजना है कहीं पे। डन। सो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, कुछ इनकम्स हैं जो स्पेशली कहां टैक्स होती हैं, आईएफओएस में ही टैक्स होती है। इस चैप्टर में वैसे 2 चीजें पढ़नी है आपको, एक गिफ्ट पढ़ना है और एक डिविडेंड पढ़ना है, ठीक है। एक तो पढ़ना है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट और एक पढ़ना है टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा कैपिटल गेन की नॉलेज देना जरूरी है होगा, तो अभी मैं डिविडेंड का एक ओवरव्यू पूरा दे दूंगा आपको, बट एक लेक्चर में रोक लूंगा डिविडेंड का भी, ठीक है। उसमें कई बातें ऐसी हैं जो किससे जुड़ी है, कैपिटल गेन्स से जुड़ी हैं, तो कैपिटल गेन्स डिस्कस कर ले फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है। आप लोग अपना टेस्ट दे लो, है ना, कुछ गूगल से देते हैं, कुछ इधर उधर से जुगाड़ के देते हैं, पता तो मुझे सब है, ये मत समझना मेरे को पता नहीं है, सब पता है मेरे को। नहीं मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत बढ़िया है, आप सब बढ़िया जा रहे हैं, सही, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, करते रहो ऐसे ही। नहीं कुछ नहीं बोलूंगा मैं। चलो, अरे यार वो कहाँ रह गया, चैप्टर ही खत्म हो गया। छोटा सा ही चैप्टर है ये वाला, ये वाला। यार ये कोई मैसेज वैसेज करते हो ना, मेरे से पूछ के कर दिया करो। अभी आप मेरे को पूछ लेते ना आईएफओएस में कितनी क्लास लगेगी, तो मैं बोलता आधी,
कितनी क्लास? आधी क्लास, अभी खत्म हो जाएगा। मेरे को, मुझे नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, टाइम। बेस्ट टाइम बताता हूं, बेस्ट, मिस नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है। तो या तो इस टाइम पे गाड़ी चला रहा होता हूं या घर पहुंच गया होता हूं। तो ऐसे टाइम पे कर दोगे ना तो यार आपको कॉल अगर इंस्टेंट आंसर नहीं हुआ होगा तो कॉल बैक आ जाएगा। और सुबह 8 से लेके शाम को 8 तक करते हो तो दिन भर में बहुत सारे कॉल्स बचते हैं, तो छूट जाता है कॉल, ये दिक्कत आती है। तो मेरे से पूछ लेते एक बार। तो आपको क्या है ना, आपको इंस्टेंटली सोल्यूशन मिल जाता तुरंत, ठीक है। चलो, मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांट लिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट गिफ्ट है, दूसरा पार्ट डिविडेंड है, और तीसरा पार्ट है मिसलेनियस। तो सर पहले गिफ्ट कर लेते हैं, गिफ्ट को बाद में करेंगे। मिसलेनियस क्या है? यही चैप्टर है आपका, क्योंकि अगर मैं आपसे गिफ्ट की बात करूं तो गिफ्ट तो एक सेपरेट चैप्टर है। गिफ्ट इनकम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी, गिफ्ट का जो इनकम निकलेगा ना वो अदर सोर्सेज में टैक्स होगा, लेकिन गिफ्ट एक सेपरेट डिस्कशन है। तो पहले अदर सोर्सेज क्या है वो समझ लेते हैं। तो कोई भी इनकम अदर सोर्सेज में कब आई? सर वो जब पीछे किसी 4 हेड में नहीं आ पाई और एग्जेम्प्ट है नहीं। तो एग्जेम्प्ट है नहीं और 4 हेड में आई नहीं, तो अभी कहीं तो डाल के टैक्स करना पड़ेगा ना उसको, बोलो। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनकम के जो पीछे किसी हेड में फॉल नहीं करती, इधर आ जाती है, इधर टैक्स हो जाती है। देखो, नंबर 1, मेरे हिसाब से जब मैं आपको सैलरी हेड पढ़ा रहा था ना, इनकम अंडर हेड सैलरी, तो मैंने सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए का जिक्र किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हुआ हो जिक्र, सैलरी के पहले लेक्चर पे ही हुआ होगा। मैंने आपको ऐसा कहा था कि यहां पे 2 बातें ध्यान में रखना, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ मैंने आपको। मैंने आपको ऐसा कहा था कि बेटा अगर कोई एमपी या एमएलए है और उसको कोई रेम्युनरेशन या कोई सैलरी मिला है तो मेक श्योर करना उसको वो सैलरी या रेम्युनरेशन कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को होल्ड करने के लिए तो नहीं मिला। तो अगर तो वो कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को होल्ड करके बैठा है और उसके बदले में सैलरी ले रहा है तो इनकम अंडर हेड सैलरी में जाएगा। लेकिन अगर वो कोई मिनिस्ट्री होल्ड नहीं कर रखा है, इंडिपेंडेंट बंदा है, अब जैसे राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी के पास कोई मंत्रालय तो है नहीं, है क्या? कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है, लेकिन वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो है और उसको सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, तब वो उसे कौन सी इनकम में शो करता है? तो इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज में दिखाएगा। देखो क्या लिखा है, सैलरी रिसीव्ड बाय किधर जाएगी, किधर जाएगी? तो ये इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज में जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, नेताओं ने नहीं, नेताओं को खुश करने के लिए जो लोग लॉ लिखते हैं या बनाते हैं, उन्होंने देखो कितना बढ़िया चीज लिखा हुआ है, अलाउंसेस रिसीव्ड बाय सच एमपी और आर जनरली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज। सोच के देखो आप, ऐसे अगर ये यहां नहीं लिखा होता, फाइनेंस मिनिस्टर इसको पढ़ रही होती और यहां लिखा होता कि सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज। बेटा सैलरी के नाम पे बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होती है, नेताओं को एक्चुअल में जो मेन बेनिफिट आता है वो आता है यहां से। कहां से आता है? अलाउंसेस और परक्यूजिट्स दोनों ही एग्जेम्प्ट हैं, उस पर टैक्स नहीं है। बात समझ आ गई? तो सोच के देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर ऐसे पढ़ा होता कि भाई सैलरी रिसीव बाय एमपी एमएलए शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज, तो बुला के उससे पूछती ना, यहाँ पे क्या कर रखा है तूने, पागल हो गया क्या, अलाउंसेस हटा इसमें से। नहीं भाई, वो ये पूछेगी ना हम किस लिए हैं,
देश के लिए। अरे बोलो ना, तो अपन जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, तो हमारे को जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। अभी ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, वो आप लोग डिसाइड करो। नेताओं को अलाउंसेस, परक्यूजिट्स जो भी दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, चले। देखो मैंने अगला वाला पॉइंट भी पढ़ा रखा है, आपको पढ़ा रखा है मैंने, दिख नहीं रहा? अब सही है? हाँ जी सर, देखना एक बार। रेमुनरेशन, कमीशन, डायरेक्टर सिटिंग फी रिसीव्ड बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर। सैलरी का पहला पन्ना खोल लो, वहां लिखा होगा, एक लिखा होगा एम्प्लॉय डायरेक्टर, एक लिखा होगा नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर। नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर को मिलने वाला रेमुनरेशन आईएफओएस में जाएगा, ये मेंशन होगा। अरे याद है कि नहीं है? चलो, अभी ये नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, थोड़ा लिंक कर लेते हैं बात को। तो इस पे जीएसटी के कंप्लाइंस क्या होंगे? इसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में तो नहीं डालोगे, नहीं डालोगे तो ये जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट था शेड्यूल 3 में, याद करो। तो उधर ये जाएगा नहीं, उधर नहीं जाएगा तो मतलब ये सप्लाई बनेगा, सप्लाई बनेगा तो इस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। अभी वो जीएसटी कैसे लगेगा, आज वाला चैप्टर पढ़ना है उसमें, तो उसमें फिर आ जाएगा ये। तो कुल मिला के ये जो भागदौड़ हो रही है ना, ये मतलब ऐसे ही है, बस पता होता है कि उधर क्या चल रहा था, इधर क्या चल रहा था, वो लिंक बनाना होता है अपने को बस। तो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर को कोई भी रेमुनरेशन मिला है, किससे मिला है? कंपनी से मिला है, तो सीधी सीधी बात है वो आईएफओएस में चला जाएगा। आसान है, क्लियर है? अगला पॉइंट देखना, गिफ्ट की बात हो रही है कि नहीं हो रही है हमारे बीच में? अरे हो रही है ना गिफ्ट की बात। सर गिफ्ट में से इनकम कैसे निकलती है बताऊंगा मैं। फैमिली पेंशन है क्या? फैमिली पेंशन है? फैमिली पेंशन क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? फैमिली पेंशन बोलो। फैमिली पेंशन, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, अभी ड्यूरिंग जॉब कुछ मिस हैपनिंग हो गई और एम्प्लॉय चला गया, तो एम्प्लॉय का सैलरी तो बंद हो गया, बट एम्प्लॉय का पेंशन उसकी फैमिली को दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फैमिली पेंशन बोलते हैं। पेंशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है, बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा इसलिए याद रखना। क्या लिखा है पढ़ना? लिखा है डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 57। देखो जैसे 56 इनकम जुगाड़ के लाएगा ना, ऐसे ही 57 में एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, और 57 में ये लिखा है कि तुमने कोई इनकम को कमाने पे कोई खर्चा किया है ना, तो उसको आप माइनस कर लेना, ये लिखा है 57 में। तो फैमिली पेंशन को अर्न करने में कोई एक्सपेंस तो होता नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, बिल तो सरकार भी रखती है कि नहीं रखती है? तो गवर्नमेंट कहती है कि यार जो तुम्हारी फैमिली पेंशन है ना, हम उसमें से तुम्हें एक डिडक्शन देंगे, और वो डिडक्शन कैसा मिलेगा? 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट विच एवर इज। एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी को 50,000 रुपए के हिसाब से पेंशन आई, फैमिली पेंशन है, साल का कितना? 6 लाख रुपए। साल का कितना हुआ? 6 लाख रुपए। इसमें से माइनस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, डिडक्शन अंडर सेक्शन, और वो कितना होगा? 15,000 और 1/3 निकाल लो 6 लाख का, विच एवर इज, बताओ माइनस कर दें क्या? अब एक बच्चे ने एक दिन सवाल पूछा कि ये 15,000 पर मंथ ले लूं क्या सर मैं? और पूछा नहीं, करके लाया, कहता वो हो सकता है गलती हो गई हो आपसे, वो पर मंथ तो होगी ना। अरे पर मंथ नहीं है, वो पूरा अमाउंट है, फुल फ्लेज्ड। तो 15,000 और 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन विच एवर इज लेस, क्या करोगे आप यहां पे? लेकिन ये सिर्फ किस केस में करना है? सिर्फ और सिर्फ फैमिली पेंशन के केस में करना है, नॉर्मल में मत कर देना इसको, जो सैलरी हेड में पड़ी थी वहां मत दे देना डिडक्शन। अरे बोलो, तो फैमिली पेंशन कहां टैक्स होती है? आईएफओएस में।
subject to the deduction under section 57, which is 15,000 rupees or 1/3 of the pension amount, whichever is lower. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेमेंट रिसीव्ड अंडर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी. क्या लिखा है? कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी. यू डोंट नीड टू रेफर एनीवेयर, आपको पहले से पढ़ा रखा है. पेमेंट रिसीव्ड अंडर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी बाय अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉई एंड बिजनेस ओनर. हेलो, बिजनेस ओनर रिसीव करेगा तो कहां जाएगी? एम्प्लॉय रिसीव करेगा तो कहां जाएगी? तो ना तो इसने रिसीव करी ना इसने रिसीव करी, किसी और ने रिसीव करी, तो कहां जाएगी? आईएफओएस में जाएगी. खत्म बात. ठीक है, अगला पॉइंट देखना क्या लिखा है. इनकम. वर्ड ध्यान देना, क्या लिखा है? इनकम, नॉट रिसीट. फोकस करना. इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज. इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एनी अदर रेस एनिमल इज टैक्सेबल अंडर हेड. लेकिन रेस सोर्सेज कहां टैक्स होता है? आईएफओएस में टैक्स होता है. अब कल पृथ्वी कबूतर उड़ा के कुछ जीत लाया. नहीं, दिल्ली 6 से कौन कौन है? हैंड रेज करो एक बार. दिल्ली 6, दिल्ली 6, चांदनी चौक वाला इलाका यार, जामा मस्जिद, लाल किला. आई नहीं क्या आज? कौन है? चारू है ना? तो उधर क्या है? उधर कबूतरबाजी होती है. नहीं मतलब मेरे को जब पता चला ना कि यार ये तो मतलब कमाई का साधन है. कैसे ये लोग क्या करते हैं, ये उनको मतलब उड़ाते होंगे, कैसे उड़ाते होंगे पता नहीं. उड़ते तो होंगे ही खैर वो यार. अभी कबूतरों को उड़ाते हैं, कबूतरों को उड़ा के फिर उसमें कुछ रेस वेस होती है. क्या होती है? जो देर तक ऐसा सीन होता है. तो जिसके मतलब ज्यादा टाइम होगा वो विन कर जाएगा. तो एक तरीके से ये जो इनकम आया, तो इसको कहां लेके जाएंगे? पीजीबीपी में. पेपर में नहीं आएगा ये, पेपर में नहीं आएगा. नहीं 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 नहीं, सुनो, ये एक एक्चुअल में केस है. ये एक एक्चुअल में केस है. अब कोई खान साहब थे, उनके कुछ कबूतर वबूतर का गेम होगा, और उन्होंने पूरे 1 साल में जो टोटल विन करा. हेलो भाई साहब प्लीज 1 मिनट. अच्छा, आराम से जाना भाई. कह रहे सर प्लीज सर जाने दो. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने टोटल विन करा अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के आसपास का 1 साल में. 30 लाख का विनिंग था टोटल. और टोटल विनिंग चेक से था. कैसे था? डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, साहब आपके पास 30 लाख रुपए आए हैं, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी. अब खान साहब को पता ही नहीं है टैक्स होगा कि नहीं होगा. तो बोले साहब टैक्स लगना था इस पे. तो एक्चुअल में ध्यान देना, इनकम पे टैक्स है और पीजीबीपी की बात हो रही है. तो आप अपने एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना. तो अब मेरे को एक बात बताओ समझदार बन के, पीजीबीपी पे लॉस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है. अब उन्होंने कबूतरों की रेस से 30 लाख रुपए कमाए और गवर्नमेंट को बोले 50 लाख रुपए मेरे घर से लग गए. 20 लाख का नुकसान. 20 लाख का नुकसान हो गया. तो ऐसे भी होता है. अच्छा, रेस होर्सेस पे टैक्स इनकम पे लगता है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. ये ध्यान रखना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके इनकम निकलता है. ठीक है, चलो. वैसे हालांकि आज तक कोई ऐसा सवाल देखा नहीं गया जिसमें रेस सोर्सेज में उन्होंने रेवेन्यू देके इनकम निकलवाई हो आपसे, बट फिर भी यहां पे वर्ड क्या लिखा है ध्यान देना. ठीक है, अच्छा सर. अब जो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये पूरी तरह से जुड़ा है कैपिटल गेन से. 100% कैपिटल गेन से कनेक्टेड है ये. समझाता हूं क्या है. देखो, ये आपका घर है, घर है ये.
और ये घर सरकार के प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है, मतलब सरकार का प्रोजेक्ट ऐसे जा रहा था, यहां से गवर्नमेंट का कोई सड़क योजना थी और उसके बीच में आपका घर आ गया, बिल्कुल बीच में। ऐसा भी होता है, कभी कभी टाइम खराब होता है, बीच में आ गया। सरकार ने बोला साहब घर हटा लो, आपने बोला नहीं भाई आप सड़क ऐसे ले जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। गवर्नमेंट बोली भाई तेरे को ना पूछ नहीं रहे हम, चुपचाप हटा इसको यहां से, और दिखना नहीं चाहिए यहां पे, और सड़क जाएगी यहीं से। अब ये जो चला गया, ये ऐसे छीना तो होगा नहीं उन्होंने, उन्होंने आपको मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा दे दिया होगा इसका। ध्यान रखना, इंडिया में लैंड एक्विजिशन लॉ है, लेकिन आपको सबको पता है कि हर चीज की एक कीमत होती है। आपसे कोई 100 रुपए की चीज 150 में मांग ले तो आप दे दोगे कि नहीं दे दोगे? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मकान का कीमत था 100 रुपए और उन्होंने कहा हम आपको क्या दे रहे हैं, बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे यहां से? बोला साहब चले जाएंगे। अब उन्होंने 150 रुपए कॉम्पनसेशन देना एग्री किया, लेकिन किसी ने कान में बोल दिया आपके कि भाई इसके तो 200 मिल सकते थे, तो उन्हें ठीक से बात ही नहीं करी। आप भाई कुछ हो सकता है, हाँ भाई चला जा कोर्ट, कहां चला जा, और अपनी वाइफ को लेके जाइयो साथ में, उसको बोलिए थोड़ा ज्यादा नाटक करे, रोए थोड़ा, तो जितना ज्यादा रोओगे उतना ज्यादा जज साहब कंपनसेशन अप्लाई कर देंगे तुम्हारे ऊपर, कंपनसेशन अप्रूव हो जाएगा आपका। अब भाई कोर्ट में पहुंच गया लेके ना वाइफ को, और पहले से ट्रेनिंग दे दी उसको, गोलगप्पे चाट वाट खिला के लेके गए, जलेबी वलेबी, तो जितना हो सके दहाड़े मार के रोना। नहीं तो कोर्ट में जाके भाई साहब उसने रोना शुरू किया, जज साहब लुट गए, बर्बाद हो गए। एक घर था, सुनो बात नहीं, क्या बोली, एक घर था वही सरकार ने छीन लिया, और वो भी मात्र कितने में, 150 में। बताओ ये कहां का न्याय है? ये न्याय नहीं। हाँ, वो एक पिक्चर है राम लखन, उसमें वो जो सबकी मां बनती है ना, यूनिवर्सल मदर, वो बोलती है ऐसे ये न्याय नहीं। ओ भाई जज साहब को मतलब दया आ गई, बोले यार चलो एक काम करो, इनको 200 रुपए के हिसाब से। बोला साहब 150 की पेमेंट तो हो चुकी है। बोला कोई बात नहीं, 50 रुपए की पेमेंट और कर दो इनको। लेकिन ये सब जो तामझाम चल रहा था ना, मुकदमा ये कोर्ट में, आपको पता टाइम लगता है, इसमें टोटल 3 साल लग गए। कितने साल लग गए? 3 साल। अब इस बंदे ने गवर्नमेंट से सिर्फ 50 रुपए नहीं मांगे, 50 रुपए पे इंटरेस्ट भी मांगा। तो 50 रुपए तो कॉम्पनसेशन था जो कि बढ़ाया गया था, लेकिन ये 50 रुपए अगर 3 साल पहले मिलते, लेकिन 3 साल बाद मिल रहे हैं, तो पैसे की कोई कीमत होती है कि नहीं होती है? पैसे की भी अपनी एक वैल्यू होती है ना, अरे होती है ना, जिसको हम इंटरेस्ट रेट से मेजर कर लेते हैं। तो इसने साहब इंटरेस्ट पे डिमांड करा इस पे, इसने कहा 10% का ब्याज 3 साल का, कितना हो गया? 15 रुपए। तो टोटल मुझे कितना मिलेगा? अब देखो ये 50 रुपए कहां टैक्स होगा ये बाद में डिसाइड करेंगे, ये 50 रुपए कहां टैक्स होगा, ये कैपिटल गेन में टैक्स होगा, मैं क्लियर कर देता हूं। लेकिन ये जो बचा हुआ 15 रुपए है, ये है इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन और कॉम्पनसेशन। इसको हम टैक्स करेंगे कहां पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कहां पे टैक्स करेंगे इसको हम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो यहां लिखा भी होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑब्लिग एनहांस्ड कॉम्पनसेशन पेबल ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इज अलाउड एज। सुनो मजे की बात, 15 रुपए का इंटरेस्ट आया,
उसका 50% आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। यानी कि 7.5 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, 7.5 रुपए क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। 7.5 का डिडक्शन, 7.5 रुपए इनकम। डन, ये समझ आ गया। आगे देखो, अगला पॉइंट भी कैपिटल गेन से जुड़ा है। ये देखो, ये जुड़ा है कैपिटल गेन से अगला पॉइंट। फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी, फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी, इसके पीछे भी कहानी है। देखो समझाता हूं, एक स्टोरी है इसके पीछे भी। ये देखो, पृथ्वी ने घर लिया। क्या लिया, देख रहे तेरा नाम लेते उल्टा हो गया ये, मतलब नाम में ही वजन है तेरे, है देख रहा है तू। हाँ भाई, क्या लिया, एक मकान लिया इसने, और मकान लेते ही लड़के ने क्या करी, शादी। क्या करी, शादी करी। और इसने जिससे ये मकान खरीदा था, उसने इसको एक्चुअल में ये मकान चिपकाया ये बोल के था कि भाई मकान लेते ही शादी हो जाएगी तेरी, देख लेना। लेकिन उसने पूरी बात नहीं बताई थी इसको। मकान लेते ही क्या करी, शादी करी, और 2 महीने में क्या हो गया, तलाक। अब ये गया किसी बाबा के पास। किसके पास गया, बाबा को जाके बताया इसने सिचुएशन की, साहब ऐसा है, मकान लिया था, शादी की थी, घर लिया था, और 2 महीने बाद क्या हो गया, यार तुम लोग अगेंस्ट द साइंस बात मत करा करो। चलो इधर सुनो, ओ बेशर्मो, इधर सुनो रे, ओए हेलो। बाबा जी ने बोला भाई ये तो वास्तु दोष है, तो ये मकान तो गड़बड़ है। पृथ्वी ने 50 लाख का लिया था, इसने कुलदीप को पकड़ा, कुलदीप भाई मकान चाहिए। कुलदीप बोला भाई चाहिए, बोला भाई ले ले, ये मकान बहुत गजब है, इसमें मकान लेते ही शादी हो जाती है। पूरी बात नहीं बताई। कुलदीप भाई साहब लालच में कहता भाई कितने का, बोला 60 लाख का। कितने का, 60 लाख का। इसने कुलदीप से मार लिए भाई साहब 5 लाख रुपए एडवांस, मकान बेचना था ना, 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए कुलदीप से। बोला 55 लाख रुपए, कुलदीप बोला मैं तेरे को 3 महीने बाद दूंगा। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। अब आदमी क्या होता है, जब मकान ले लेता है ना, तो उसको दिखाने के लिए रिश्तेदारों को, सबको बुलाता है। मतलब भले ही 5 लाख दिए हो, देखो दिए 5 लाख ही है, लेकिन अप्रूवल सबसे लेगा, और आसपास मोहल्ले वालों से भी हाय हेलो करता है। अब कोई आंटी फंस गई या मोहल्ले में, इसको कुलदीप को, कुलदीप ने भैया आंटी जी नमस्ते करके बोला आंटी जी अब तो पड़ोसी हो गए हम। आंटी बोली बेटा शादी हो गई क्या, कहता नहीं हुई नहीं है, होने वाली है। बोला थोड़ा हिस्ट्री पता कर लियो इस घर की, जिसकी हो गई होती है उसकी टूट जाती है, और जिसकी हो रही होती है उसका पक्का क्या होता है? तो तेरा भी क्या होगा। इसको पता चल गया भाई साहब ये तो यहाँ पे तो क्या होने वाला है। इसने फोन किया पृथ्वी को, भाई 5 लाख रुपए वापस कर, मेरे को तेरा घर नहीं चाहिए। पृथ्वी बोला भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, उस दिन जब तू खरीदने आया था ना, 3 बंदे और आए थे, मैंने तीनों को मना कर दिया, तेरे को बेचा मैंने, मैं पागल हूं? ये 5 लाख रुपए मैं तेरे को वापस नहीं कर सकता। इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया एडवांस मनी फॉरफिटेड। क्या नाम पड़ गया, एडवांस मनी
फॉरफिटेड। अब सुनो, अब ये जो इसमें ना पीछे कुछ वो कुंडी लगानी पड़ेगी अंदर है। आई मतलब आप ऐसे सोचो ना यार, अगर वो मतलब अंकल जी 2 मिनट पहले एंट्री मारते तो यहाँ क्या चल रहा था है? आंटी, बाबा, कुलदीप, पृथ्वी, शादी, तलाक, क्या चल रहा है कि नहीं? खैर, आ जाओ वापसी। इसने भैया पैसा कर लिया फॉरफिट। क्या कर लिया? फॉरफिचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। क्या कर लेना? कब्जा नहीं बोलते, जब्त कर लेना। जब्त करना अलग होता है, कब्जा अलग होता है। कब्जा तो एक अलग चीज हो गई। हाँ, तो अभी इसने पैसा ना फॉरफिट कर लिया। अब फॉरफिट कर लिया तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तेरी इनकम हुई कि नहीं हुई? 5 लाख की इनकम हुई ना तेरी? बोला साहब बिल्कुल हुई 5 लाख की इनकम। बोले ठीक है, तो एक काम करो, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, हम इसको आईएफओएस में टैक्स करेंगे। क्या बेटा? वो फॉरफिट हो गया बाबू। देखो क्या लिखा है, इनिशियली पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट एंड रिसीव एडवांस प्रपोज्ड बायर। Subsequently, buyer refused to purchase the said capital asset and proposed seller forfeit the advance money so forfeited will be taxable under head income from other sources. It is actually related to section 51। किससे जुड़ा होता है? और सेक्शन 51 हम पढ़ते हैं कहां पे? कैपिटल गेन में। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इंटरेस्ट इनकम ऑन इनकम टैक्स रिफंड। तो एक बात बताओ, एक बार इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट याद करते हैं। आप अगर इनकम टैक्स पे कर देते थे तो क्या उसकी डिडक्शन मिलती थी आपको? क्या इनकम टैक्स आपका एक्सपेंस माना जाता था? सर देखो, बिजनेस की इनकम पे भी लगा होता था, तब भी नहीं माना जाता था। तो अब इनकम टैक्स तुमने पे करा, लेकिन बाद में क्या हो गया? तो रिफंड क्या तुम्हारी इनकम मानी जाएगी क्या? द आंसर इज नो। इनकम टैक्स का रिफंड प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आपका रिफंड मान लीजिए उनको देना चाहिए था 31 जुलाई को, लेकिन वो आपको रिफंड दे रहे हैं अक्टूबर में, तो ये लोग इंटरेस्ट देते हैं। देखो कितनी बढ़िया सरकार है, ब्याज देते हैं साथ में। ब्याज का रेट होता है 0.5%, और जब लेने की बारी होती है तो लेते हैं 18%। लेने की बारी आएगी तो 18%। जीएसटी में देखना, लेंगे तो 18% लेंगे, और जब देने की बारी आई तो 0.5%। ब्याज तो ब्याज ही होता ना, मिलता है। अब मान लो इंटरेस्ट आया, देखो उस पर फिर टैक्स भी लगाएंगे। समझो बात को, 0.5% के इंटरेस्ट पे फिर टैक्स भी लगाएंगे आईएफओएस में इनकम डाल के। ठीक है? एक हमारे क्लाइंट थे, वो तो बेचारे ऐसे ही फंसे थे। आईएफओएस के अंदर इंटरेस्ट की इनकम थी 768 रुपए, और वो उन्होंने इनकम में नहीं दिखाई थी। उनको नोटिस आ गया इस पे। हाँ, नोटिस आ गया, कहते मिसमैच हो रहा है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो अलग है, और आपके पास जो रिकॉर्ड आया वो अलग आया है। उसका मेरे को क्या आया? मैसेज। वो देख लिया मैंने, मैं इग्नोर मार दिया उसको। मैंने कहा 768 रुपए, क्या पैसे वैसे की बात करूंगा इससे। मैं फोन आ गया, मतलब सर नोटिस आ गया है। कितने का नोटिस है पता है? 768। कहता कैसे छूटेगी जान मेरी इससे। मैंने कहा पे करके खत्म करना यार, इसको इनकम दिखा दे। 30% के ब्रैकेट में आता है तो इसका 30% निकालो, निकालो। 230 रुपए, क्या टैक्स आया ना 230। इस पे ब्याज लगा दो, इस पे लगभग 12% का ब्याज लगा दो, लगा दो।
कितना हो गया? 200, कितना आया? 58। मैं चुपचाप 300 रुपये पे कर दे इनको, चल मौज करने दे। नहीं कहता 300 की पेमेंट कर दूं? पेमेंट करके खत्म करना भाई, तू काहे को चक्कर में पड़ रहा है? तो मेरे से पूछेगा, मैं फ्री में तुझे कुछ बताऊंगा नहीं। हाँ, फ्री में क्यों बताऊंगा भाई मैं तेरे को? बस मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, 300 रुपये क्या कर दे, पे कर दे इनको, खत्म कर। ऐसे भी होता है कभी कभी। आ जाओ। अगला पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा है? एनी कॉम्पनसेशन other payment due to or received by any person by whatever name called in connection with the termination or modification। बेटा modification लिखा, modification नहीं लिखा। हाँ, of the terms and condition relating to the contract। याद करो, ये पीजीबीपी में आया था, याद करो। अगर ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता और कोई कॉम्पनसेशन मिला होता तो पीजीबी में गया था, लेकिन एनी पेमेंट अदर देन पेमेंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम इज कॉल्ड इन रिलेशन टू द कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, अभी उससे रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशन बदली तो उसमें कुछ, मान लो पीजीबीपी में नहीं गया, अगर तो पीजीबी में गया तो ठीक है, बट अगर पीजीबी में नहीं गया तो यहां ले आना उसको। Next, any sum received under general life insurance policy provided exemption 1010D is not available, taxable amount need to be prescribed in a manner। मतलब सर ये क्या है साहब? इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या आया? पैसा आया। क्या आया? इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा एक्चुअल में दो तरीके से आता है। एक आता है 1010D में, जो 1010D में आया उसमें तो बात ही खत्म, वो इनकम ही नहीं है। एक आता है अदर देन 1010D। क्या आता है? अदर देन 1010D, इस पे लगता है टैक्स। ओके, अरे बोलो आगे पढ़ना, क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, रिसीट विदाउट कंसिडरेशन। Income taxable under it other sources irrespective of the fact whether SSE carry on business or profession or not। डिविडेंड है, कहां जाएगा? IFOS में। और कोई कैजुअल इनकम है जैसे कि लॉटरी है, कार्ड गेम है, हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा, कहां जाएंगे? IFOS। लेकिन देयर आर सर्टेन इनकम जो IFOS में तभी आएंगी अगर वो कहां नहीं आई होंगी? पीजीबीपी में नहीं आई होंगी। इनकम टैक्सेबल अंडर एट अदर सोर्सेस only when assessee is not carrying on business or profession of such। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। आपका बिजनेस है, आप किसी को पैसा उधार पे देने का काम करते हो, उस पे कोई इंटरेस्ट आया, ठीक है साहब, बिजनेस नहीं है तो IFOS में, बिजनेस है तो बिजनेस में जाएगा। रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ये शादी पार्टी में जो लोग अपने बर्तन और ये सब बेचते हैं ना, बेचते नहीं है मतलब किराए पे देते हैं, तो अगर इनका बिजनेस है तो साहब पीजीबीपी में चला जाएगा, और अगर बिजनेस नहीं है तो IFOS में। कंपोजिट रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। याद करो, कंपोजिट रेंट हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, जहां पे हाउस प्रॉपर्टी का रेंट और एमिनिटीज का रेंट अलग नहीं हो सकता था। तो कंपोजिट रेंट आया, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट और एमिनिटीज यानी कि जो फैसिलिटीज थी उनका रेंट अलग अलग नहीं हो सकता था, इकट्ठे ले लिया रेंट। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहां टैक्स करते थे? बोलो, IFOS में। अगर सेपरेबल था तो HP वहां ले जाते थे और बाकी फैसिलिटीज का IFOS में ले जाते थे, लेकिन अगर सेपरेबल ही नहीं है तो सारा का सारा कंपोजिट रेंट कहां आ जाता था? IFOS में आ जाता था। ओके, अरे बोलो। एग्जाम्पल 1 मैंने आपको करा दिया है, एग्जाम्पल 2 आप कर लो, अभी कर लो। एग्जाम्पल 1 में करा के आ चुका हूं आपको पीछे ना, ये डिविडेंड वाला है अभी थोड़ी देर पहले जिसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 कर लो फटाफट से। आ गया क्या? एग्जाम्पल 2 रीड करके छोड़ दो। सुनो, लॉटरी की बात हो रही है इसमें, और वो कह रहा है कि लॉटरी लगाने में कुछ खर्चा हुआ है। तो भाई ऐसा है, कैजुअल इनकम जो है ना, लॉटरी वॉटरी की इनकम, इसको हम लोग
बिना डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस ही टैक्स करते हैं, मतलब ये ग्रॉस पे टैक्स होता है। कोई खर्चा हुआ होता है ना लॉटरी के लिए तो उसको माइनस नहीं करते। क्यों? सरकार लॉटरी को डिस्करेज करती है। क्या करती है? डिस्करेज करती है। तो डिस्करेज करती है तो फिर वो पूरे पे टैक्स लगाती है। एग्जाम्पल 2 पढ़ो एक बार फटाफट, पढ़ो जरा एक बार, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो एक बार जरा फटाफट से। क्या आफत आन पड़ी? लॉ वाले को बुलाऊं? हम्म, हाँ जी, पढ़ लिया क्या? खर्चा माइनस नहीं होगा, ये लिखा है उसमें। ओ बच्चों, एक्सपेंस एक्सपेंस माइनस नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ इधर। इनकम फ्रॉम कंपोजिट लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ अदर फैसिलिटीज सेपरेबल है। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कहां टैक्स होगा और फैसिलिटीज कहां टैक्स होगा? या तो बिजनेस में चला जाएगा या तो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। बिजनेस में चला गया होगा तो अदर सोर्सेज में नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा चांसेस होते हैं अदर सोर्सेज में ही आ जाता है। रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और अदर फैसिलिटी अगर सेपरेबल नहीं है तो रेंट इज टैक्सेबल अंडर हेड इफ असेसी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सच रेंटिंग। जैसे कि इसमें कौन आ गया? होटल्स वाले आ गए, पीजी वाले आ गए, ऑडिटोरियम वाले आ गए, है ना। और अगर इसके अलावा कोई और केस है, मान लो बिजनेस नहीं कर रहा है, तो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, खत्म बात। ये कंपोजिट रेंट का टैक्सेबिलिटी था। रेंटल इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और अदर रेंटल इनकम। पढ़ो साहब, जब मैं हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तो मैंने सबलेटिंग ऑलरेडी पढ़ा दिया था आपको, याद कर लो। देख लो, ये सेम एग्जांपल था वहां पे भी। एक्स ने मिस्टर वाई को लेट आउट किया था, वाई ने जेड को लेट आउट किया था। एक्स ने वाई को 50,000 में किया था, वाई ने जेड को 60,000 में किया था। कितने में? 60,000 में। पढ़ो, रेंटल इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो जनरली टैक्सेबल अंडर हेड, लेकिन याद रखना इनकम टैक्स होती है। सर एग्जाम्पल बताओ एक। एक्स मेन ओनर है, उन्होंने लेट आउट किया वाई को और वाई ने सबलेट कर दिया जेड को। इधर इसने इसको लेट आउट किया 50,000 में और इसने आगे दे दिया कितने में? 60,000 में। तो 60 माइनस 50, 10,000 रुपए पर मंथ निकलेगी इनकम। कौन सी? इसकी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। अगला देखो क्या है। ऑल एक्सपेंसेस incurred to earn the above mentioned rental income are allowed as illustration for the deductibility of interest expenditure from dividend expenditure। सिंपल सा केस है, ऐसे बता देता हूं, एक बार सुनना ध्यान से। कभी ऐसा होता है क्या कि एक बंदे ने लोन पे पैसा लेके, ध्यान देना, और उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है। और वहां से इन्वेस्टमेंट करके क्या कमा के लाया? डिविडेंड कमा के लाया। ऐसा बन सकता है ना गेम। तो ये पढ़ना है अपने को, एक पेज छोड़ के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन, अलग से तो कुछ नहीं पढ़ाना। ऊपर जो पॉइंट्स लिखे थे वो डिस्कस हो गए ना, नीचे यहाँ डिटेल में मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद आगे चलो।
यहाँ पे आओ, फैमिली पेंशन पे बात कर ली मैंने आपसे, बोलो। रे सोर्सेज पे बात हो गई क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्शन 57 का डिडक्शन देख लो एक बार। डिडक्शन नॉर्मल तरीके से दिया जाता है, आपने कोई इनकम अर्न करी, उस पर कोई खर्चा लगा तो वो आप माइनस कर लेना। वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर एट अदर सोर्सेज, एनी एक्सपेंडिचर, लेकिन वो एक्सपेंडिचर क्या नहीं होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। incurred by the assessee wholly or exclusively for earning such income shall be allowed to be from the gross income and only net income shall be chargeable to। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, आप उसका डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स में जैसे लिया करते थे वैसे लेना पड़ेगा आपको। क्या बोला मैंने? आप उसका डेप्रीशिएशन ले सकते हो। सर फॉर एग्जांपल 2 लाख की कोई मशीन है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसका 15% रेट ऑफ डेप्रीशिएशन था ना, याद करो, और वो 180 डेज वाला कंडीशन था, लेस देन मोर देन वाला। सिमिलर यहाँ पे बात क्या हुई है? यहाँ पे बात हुई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है तो आप उसका डेप्रीशिएशन डिडक्शन ले सकते हैं। देखो ना लिखा है, क्लेम कर सकते हो डिडक्शन में, रादर डेप्रीशिएशन ले सकते हो उसका, लेकिन डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो क्लेम करोगे ना, ये बात लिखी है। इनकम टैक्सेबल अंडर एंड अदर सोर्सेज, डिविडेंड इनकम दे रखा है क्या देखना, और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स दे रखा है, बोर्ड पे प्लीज बोर्ड पे डिविडेंड इनकम दे रखा है, और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड दे रखा है। तो क्या मैं इसको इनकम फ्रॉम शेयर्स बोल सकता हूं? अरे बोल सकता हूं क्या? कितना एक्सपेंस माइनस करना अलाउड है आपको? अभी ऊपर वाला केस था ना, मैंने बोला था ना आपको कि भाई आप लोन पे पैसा लेके अगर आप डिविडेंड इनकम अर्न करते हो तो ग्रोस इनकम तो आ गई, अब उसमें से कितना इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो ये देखना पड़ेगा। तो इस पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर incurred to earn such income allowed as, however such interest expenditure cannot exceed 20% of the gross amount of such income. Further, no deduction available for any other expenditure whatsoever। एक बार केस देख लेते हैं ऊपर, यहां पे एक छोटा सा केस मेंशन था, केस पढ़ो यहां से, ये केस पढ़ो पूरा। मिस्टर एक्स बोरोड लोन ऑफ ₹5 लाख for investing in shares of ABC Limited. He has paid interest कितना? 25,000. Compute the amount of dividend income in the following 2 cases। पहला केस है gross dividend received 1,50,000, 150 का 20% कितना आएगा भाई? 30,000 और 25,000, whichever is lower, और इसका 20% कितना आएगा? तो इस केस में कितना अलाउ है आपको? ऊपर वाले में 25 अलाउड है और नीचे वाले में कितना अलाउड है? क्या ये बात यहीं से पढ़ी है हमने अभी, जस्ट यहां से देखा? आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, तो यहाँ पे क्या है? एनी सम पेड बाय द वे ऑफ कमीशन, रेम्यूनरेशन टू अ बैंकर और एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग सच ऑन बिहाफ ऑफ, that is collection charges paid to the bank or any other person, आपको अलाउ किया जाएगा। रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कोई रेवेन्यू रिपेयर करवाया होगा माइनस कर लेना, कोई प्रीमियम दिया होगा इंश्योरेंस के अगेंस्ट में, क्या कर लेना? माइनस कर लेना। नॉर्मल डेप्रीशिएशन अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड, अगर कोई किस तरह का नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो नॉर्मल डेप्रीशिएशन ले सकते हो। लेकिन नॉर्मल डेप्रीशिएशन कैसे लोगे? एज पर, बोलो सेक्शन, अरे बोलो ना 32, नॉर्मली एज पर सेक्शन 32 ही डेप्रीशिएशन माइनस किया जाएगा। कुछ ऐसे खर्चे जिनकी डिडक्शंस हम आपको देंगे ही नहीं, क्या लिखा है? सर्टेन एक्सपेंसेस जिनका डिडक्शन आपको मिलना ही नहीं है। सर ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, पीजीबीपी में सब पढ़ा रखा है मैंने 58 का, बस सेक्शन नंबर चेंज हुआ है, कंटेंट सारा आपके पास ऑलरेडी है। बेटा एक बात बताओ, आपका खर्चा है और वो पर्सनल नेचर का है, डिडक्शन दोगे क्या? आपका एक्सपेंस कैजुअल इनकम के ऊपर हुआ है, किसके ऊपर हुआ है? लॉटरी टिकट खरीदने का खर्चा, क्या आप लॉटरी की इनकम से माइनस कर सकते हो? द आंसर इज नो, ठीक है ना? एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड टू अ रिलेटेड पर्सन जो कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने आपको।
कोई भी पेमेंट जिसको तुमने कैश में सिंगल पर्सन सिंगल डे को कर दिया होगा 10,000 रुपए से ज्यादा, 40A3 और 40A2 दोनों यहीं पे हैं, आया ना। एनी इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, और उस पर तुमने क्या नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, तो उसका 30% अपन क्या कर देंगे, 30% हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। मतलब कोई इंटरेस्ट है वो इंडिया में टैक्सेबल होना था, लेकिन उस पर तुमने बाहर पे करा है, लेकिन उसको टीडीएस काट के पे नहीं करा, तो क्या होगा, 30% हम यहाँ पे उसको डिसअलाउ कर देंगे। इन सभी खर्चों को हम क्या नहीं मानते, अलाउेबल एक्सपेंस नहीं मानते। 4 एक्सपेंसेस हैं आपके, पर्सनल नेचर का, कैजुअल इनकम का, रिलेटेड पर्सन को पे कर दिया मार्केट वैल्यू से ज्यादा, 10,000 रुपए कैश में खर्चा कर दिया, 10,000 एक्सपेंस की पेमेंट हुई, 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में कर दिया, सिंगल पर्सन सिंगल डे, आउटसाइड इंडिया को इंटरेस्ट जा रहा था, उसको तुमने इंडिया में टीडीएस नहीं काटा, तो अपन उसका डिडक्शन यहाँ पे नहीं देंगे। मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई लेना देना है नहीं, छोड़ना है छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। कह रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेनेंस देखनी है कि नहीं देखनी है, कुछ नहीं है। जैसे पीजीबीपी में था ना भाई, इनकम कैलकुलेशन के लिए देखते थे ना, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस होगा तो एक्सपेंसेस और इनकम रिसिप्ट बेसिस और पेमेंट बेसिस पे लिखे होंगे, और अक्रूवल बेसिस होगा तो ड्यू बेसिस पे लिखे होंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। अरे हो गया। तो ये आपका सेक्शन सी जो था, इसी में पूरा चैप्टर हुआ करता है वैसे तो, अगर तरीके से देखा जाए तो, लेकिन इसके 2 सेक्शन और हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, राइट। तो सेक्शन ए का हेडिंग डाल दो अब आप। अब एक्चुअल में अदर सोर्सेज में जो पढ़ना था वो शुरू होगा। मतलब इसमें तुम्हें गिफ्ट इनकम पढ़ना था ना, तो बस वो गिफ्ट वाला पार्ट जो है वो अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर ये इतना ही चैप्टर है बस, इसके अलावा चैप्टर नहीं है। बट गिफ्ट क्या है, गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो समझ रहे हैं। हे प्रभु 4 बज गए, ठीक है भाई छोड़ दो, कल करेंगे और क्या। गिफ्ट इनकम, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओ हीरो कंप्लीट हो गया, मार्क कर देना, ठीक है।